सो हाय बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। एंड आज के इस क्लास में स्लाइड देख के तो आपको पता चल ही गया होगा, चैप्टर 1 हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। आज बारी है चैप्टर 2 की। चैप्टर 1 हमने रियल नंबर बहुत अच्छे से किया है एंड आई होप कि आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ भी आया होगा, है ना। हम लोगों ने उसके ऊपर क्वेश्चंस भी लगा लिए थे एंड जो भी आपके अब डाउट्स होंगे, चाहे आप किसी भी बुक से सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन, चाहे वो आप RD शर्मा से करो, RS अग्रवाल से करो, PYQs उठा के देख लो, किसी भी पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक उठा के देख लो, आपने ये देखा होगा कि आपसे लगभग ऑलमोस्ट लाइक 95 to 99% क्वेश्चन आपसे अटेम्प्ट हो जा रहे होंगे। वो जो 1% का गैप है वो आपको ही विद प्रैक्टिस फिल करनी होगी। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे वो गैप धीरे धीरे करके भरता जाएगा, राइट। अभी आज बारी है पॉलिनोमियल्स की। आज हम करने वाले हैं पॉलिनोमियल चैप्टर एंड आप जानते हो कि पहले हम टॉपिक्स करेंगे बहुत ही अच्छे से, बहुत ज़्यादा डिटेल में, एंड उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करते हैं जिससे कि आपका NCERT एंड एग्जाम्पलर तो बेसिकली क्लियर हो जाएगा इस लेक्चर को देखने के बाद। बाकी आपको इससे भी ज़्यादा अगर इंटेंस प्रैक्टिस चाहिए तो आप हमारा क्वेश्चन सीरीज जरूर देखें। इस चैप्टर के बाद इस चैप्टर के हम क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, जिसको आप देखोगे तो आपसे जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितनी भी बुक्स आप देखते हो, वो सारे बुक्स के क्वेश्चंस बहुत ही इजीली हो जाएंगे। क्लियर है क्या? तो चलो बता दो कैसे हो अभी? बढ़िया? हाउ इज द जोश? हाई सर, ऐसा निकलना चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करें क्या, बताओ। आज बारी है चैप्टर 2 की, पॉलिनोमियल। ये आप लोगों ने 9th में भी पढ़ा है। यस, याद आया आप लोगों को? ये चैप्टर आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा है। यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा होने वाला है आज के इस चैप्टर में, आज के इस लेक्चर में आपको पता चल जाएगा। कोई नई चीज नहीं है, बहुत ही इजी चैप्टर। आप ऐसे बोल लो कि इजीएस्ट चैप्टर, जितने भी इजीएस्ट चैप्टर है ना, उनमें से एक चैप्टर है ये। पॉलिनोमियल बहुत ही आसान है। अगर आपने एक सिंगल वीडियो देख लिया ना तो आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करें क्या, बताओ जल्दी। स्टार्ट करते हैं। ओके, अब अगर मैं आपसे पूछूं, बिफोर वी स्टार्ट, मैं आपसे पूछूं कि पॉलिनोमियल होता क्या है, एंड उससे भी पहले एक चीज और मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा है 7th क्लास 8th क्लास में? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का नाम सुना है? एंड अगर सुना है तो क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? व्हाट डू यू मीन बाय अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? तो आप बोलोगे कि भैया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब जहां तक हमें लगता है वो ये है कि कोई एक वेरिएबल हो, कोई एक कांस्टेंट हो, वो या तो आपस में मल्टीप्लाई में हो, या तो आपस में ऐड में हो, या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो, या डिवाइड हो रहे हो। और ये जो सिंगल सिंगल टर्म इसमें हमें दिख रहे हैं, इनको हम बोलते हैं टर्म। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के ये टर्म है। क्लियर है क्या? टर्म क्या होता है? जो भी एक सिंगल नंबर या सिंगल वेरिएबल या इन दोनों का मिक्सचर होके बनता है उसको हम बोलते हैं टर्म। एंड ये डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स को अगर हम कंबाइन करें तो उससे जो बनता है वो होता है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे अगर मैं आपके सामने लिखूं, आप लोगों ने 7th 8th में पढ़ा भी होगा 2x + 7y। क्या ये आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? यस, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर मैं आपको बोलूं कि 8x² + 4x, क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? योर आंसर विल बी यस। तो अगर मैं बोलूं कि पॉलिनोमियल भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है तो क्या आप मेरी बात से राजी होंगे? आपको क्या लगता है कि पॉलिनोमियल ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? यस। चलो आ जाओ चेक करते हैं कि क्या पॉलिनोमियल ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या। तो अगर हम इसको देखें तो पॉलिनोमियल जो हमारा वो दो वर्ड से मिलके बना है। क्या क्या है वो दो वर्ड? पॉली प्लस नोमियल। पॉली का मतलब होता है मैनी, पॉली का मतलब होता है मैनी। नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। मतलब एक ऐसा एक्सप्रेशन, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर बहुत सारे टर्म्स हो, उसको मैं बोलूंगा पॉलिनोमियल। अब आप पूछोगे कि बहुत सारे की डेफिनेशन क्या है? मेरे लिए तो 10 टर्म बहुत ज्यादा हो गया। कोई बोलेगा कि मेरे लिए 5 टर्म ही बहुत ज्यादा हो गया। कोई बोलेगा मेरे लिए 3 टर्म ही बहुत ज्यादा है। तो ये मैनी की डेफिनेशन क्या है? क्योंकि मैनी तो डिफाइंड नहीं है ना। किसी के लिए 2 मैनी हो सकता है, किसी के लिए 3 मैनी हो सकता है, किसी के लिए 4 हो सकता है, किसी के लिए 10 हो सकता है। तो ये मैनी की डेफिनेशन क्या है?
थोड़ा वेट करो, सब समझ आ जाएगा अभी, है ना। अभी मैंने पिछले स्लाइड में क्या बताया था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही पॉलिनोमियल है। अब क्या इस बात से तुम अग्री करोगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही पॉलिनोमियल है? अब मैं आपसे पूछ लूं कि आप बताओ मेरे को कि 8 रूट वाई प्लस 7 क्या ये एक पॉलिनोमियल है? तो आप बोलोगे कि इसमें टर्म्स तो दिख रहे हैं, ये एक कांस्टेंट टर्म है, ये एक कांस्टेंट एंड वेरिएबल का मिक्सचर है, एंड इन दोनों के बीच में एक ऑपरेटर है दैट इज प्लस। तो जहां तक हमें पता है भैया उसके हिसाब से तो ये एक पॉलिनोमियल है। और जैसे आपने बोला कि ये एक पॉलिनोमियल है, मैंने बोला कि नहीं, यू आर रॉन्ग, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। तो अब आप बोलोगे क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? तो यस, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो ये है बट पॉलिनोमियल नहीं है। मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड पॉलिनोमियल के बीच में कुछ तो एक गैप है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दोनों आपस में क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। मतलब गंगाधर ही शक्तिमान यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे हमें समझना है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही पॉलिनोमियल बोलना गलत है। तो क्या होता है पॉलिनोमियल? अभी तो इसके पहले जो हमने लिखा था वो भी तो एक्सप्रेशन ही थे, ये सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही थे, बट इन सबको हम पॉलिनोमियल भी बोल रहे थे। तो आखिर पॉलिनोमियल में कंडीशन क्या है, क्या चेक करना होता है? तो पॉलिनोमियल में कंडीशन ये है आपका कि पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल है, अब वेरिएबल क्या होता है? जितने भी हमारे ये लिटरल्स हैं, ए बी सी एक्स वाई जी जो भी है, इन सबको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल। वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे, उस वैल्यू कीप्स ऑन चेंजिंग, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। जैसे ए बी सी जितने भी लिटरल्स हैं, इंग्लिश अल्फाबेट के जो भी लेटर्स हैं, उससे वेरिएबल को दिखाते हैं। एंड कांस्टेंट के अंदर क्या आता है? जितने भी नंबर है हमारे पास वो सारे कांस्टेंट होते हैं, उनकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है, जस्ट लाइक योर मदर फादर इन योर लाइफ। एंड वेरिएबल क्या है? वेरिएबल कौन है? पता है कौन है वेरिएबल? जो बदलती रहती है। आपकी लाइफ में भी कोई आया होगा जिसने टाइम के साथ रंग बदल दिया होगा, तो वो क्या है? वेरिएबल है ना। अब वेरिएबल में क्या होना चाहिए? पॉलिनोमियल ये कहता है कि वेरिएबल का जो पावर है, वेरिएबल की जो पावर है वो हमेशा एक इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर भी इंटीजर बोल लो या फिर ज्यादा बेटर ये रहेगा कि होल नंबर बोल लो, है ना, कि उसकी पावर होनी चाहिए एक होल नंबर के इक्वल। मतलब अगर मैं इसको पावर के फॉर्म में लिखूं तो मैं इसको कैसे लिख पाऊंगा? 8 y की पावर 1/2 प्लस 7। तो यहाँ पे जो वेरिएबल है हमारा वो क्या है? वेरिएबल इज y, एंड y की पावर में जो नंबर लिखा है दिस इज नॉट अ होल नंबर। एंड अगर वो होल नंबर नहीं है तो फिर वो पॉलिनोमियल नहीं है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है बट पॉलिनोमियल नहीं है। तो अब यहां से आप एक बात अपनी नोटबुक में भी नोट कर लेना कि ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स बट ऑल पॉलिनोमियल्स आर नॉट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल तो हो जाएंगे बट सारे पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं होंगे, ऐसा? ओके, सारे पॉलिनोमियल अलजेब्रिक, अच्छा मैंने उल्टा बोल दिया क्या कुछ, एक मिनट, मैंने क्या बोला? देखो, सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होंगे, सॉरी माय मिस्टेक। सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होंगे बट सारे पॉलिनोमियल्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएंगे, ठीक है? क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कोई इस पे बाउंडेशन नहीं है पावर को लेके, बट पॉलिनोमियल के अंदर पावर को लेके बाउंडेशन है। मतलब जितने पॉलिनोमियल्स हैं वो तो सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे, बट सारे के सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल हो ये जरूरी नहीं है। मीन्स ऑल पॉलिनोमियल्स आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बट ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर नॉट पॉलिनोमियल्स। क्लियर है क्या? ओके, समझ गया पॉलिनोमियल? ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे यही लिखा हुआ है, पॉलिनोमियल का मतलब पॉली मीन्स मैनी, नॉमियल मीन्स टर्म। जिसके अंदर बहुत सारे टर्म्स हो उसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। एंड ये बहुत सारे की कोई डेफिनेशन नहीं है कि ये कितना होगा एग्जैक्टली। अगर आपके पास एक है तब भी पॉलिनोमियल हो सकता है, अगर आपके पास दो टर्म है तब भी पॉलिनोमियल हो सकता है, तीन है तब भी पॉलिनोमियल हो सकता है, उससे ज्यादा है तब भी पॉलिनोमियल हो सकता है। बहुत ये मैनी की कोई एक डेफिनेशन नहीं है हमारे डिक्शनरी में अभी, ठीक है? क्लियर है क्या? ओके, पॉलिनोमियल समझ गए? अच्छा, अब बात आती है डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल की। आप पढ़ाई करोगे, आप कॉलेज जाओगे,
आप कोई कोर्स करोगे आपको वहां से डिग्री मिलेगी, दैट इज योर डिग्री। बट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? अगर मैं आपसे पूछूं कि पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, तो यहाँ पे मैंने लिखा एक एक्सप्रेशन 2x² + 4x + 5। बताओ ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या? यस है। पॉलिनोमियल भी है क्या? चेक कर लो। यहाँ पे पावर क्या है? 2, ये होल नंबर है। यहाँ पे पावर कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पे पावर कुछ नहीं है तो 0। इन सब में जो पावर्स हैं वेरिएबल की वो सारे होल नंबर के फॉर्म में है। तो अगर होल नंबर के फॉर्म में है तो यस इट इज अ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब पॉलिनोमियल है तो इसकी डिग्री कैसे डिफाइन होगी? डिग्री में क्या करना है, आपको पावर्स देखने हैं। पावर क्या क्या है यहाँ पे? पावर यहाँ पे 0 भी है, पावर यहाँ पे 1 भी है, पावर यहाँ पे 2 भी है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इन सब के अंदर हाईएस्ट पावर कितना है, तो हाईएस्ट पावर की वैल्यू आएगी आपके पास 2। हाईएस्ट पावर की वैल्यू कितनी आएगी? 2। यही हो जाएगा इस पॉलिनोमियल की डिग्री। तो डिग्री क्या होती है किसी भी पॉलिनोमियल की? जो भी उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन या उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर होगी वही उसकी डिग्री बोली जाती है। लिखा भी है डेफिनेशन आपके सामने, हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल x इन अ पॉलिनोमियल इज नोन एज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर कोई पॉलिनोमियल है px, अच्छा px का मतलब तो समझते होगे ना। px बोलने का मतलब क्या होता है कि हम पॉलिनोमियल डिफाइन कर रहे हैं इन वेरिएबल x, पॉलिनोमियल इन x। मैंने जो पॉलिनोमियल लिखा उसमें वेरिएबल क्या होगा? px होगा। अगर मैंने कहीं पे py लिखा है तो मैं जो भी पॉलिनोमियल यहाँ पे लिखूंगा उन सब में वेरिएबल क्या होना चाहिए? y ही होना चाहिए। दैट इज अगर ये 2y + 7 है तभी ये करेक्ट है। अगर मैंने मान लो लिख दिया यहाँ पे कि pz = 4x + 9, तो ये एक गलत एक्सप्रेशन हो जाएगा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला कि ये मेरा पॉलिनोमियल है इन z वेरिएबल, बट यहाँ पे मैंने वेरिएबल क्या लगा दिया? यहाँ पे मैंने वेरिएबल लगा दिया x, तो ये हमारा गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो भी लिखा है, अगर मान लो मैं लिखूं p ऑफ राम, ठीक है, तो अब मेरा जो वेरिएबल आएगा ना इस पॉलिनोमियल के अंदर वो किस में आएगा? राम के अंदर आएगा, राइट। तो जो भी यहाँ पे p लिखा है वही उसका वेरिएबल होगा। और इस चैप्टर में क्लास 10th में आप जो पॉलिनोमियल पढ़ने जा रहे हो वो ओनली सिंगल वेरिएबल के अंदर पढ़ोगे। ऐसा नहीं मिलेगा आपको कि आपको यहाँ पे 2x भी दिया है +2y भी दिया है। ऐसा कुछ पॉलिनोमियल दो वेरिएबल के अंदर नहीं आने वाला। क्लियर है? सिर्फ एक वेरिएबल के अंदर आएगा। अगर आपको कहीं पे ऐसा दिख जाए p(x, y) दोनों, तो ये समझ लेना ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। और अगर कोई पूछ रहा है आपसे तो उसको बताना कि नहीं, ये अभी हमने नहीं पढ़ा है और अभी आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं। क्लियर है क्या? आपको इस पूरे चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल के अंदर पढ़ना है। फालतू की चीजें मैं मिटा दूं थोड़ी सी ताकि हमारा बोर्ड क्लीन दिखे। यस, चलो ओके। अब आती है बात कि हमने ये तो देख लिया डिग्री क्या होता है। अब मैं चलो कुछ तुम लोगों से एग्जाम्पल भी पूछ लेता हूं। मेरे को बताओ कि x² + 4x + 5 इसकी डिग्री कितनी होगी? जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर, चेक कर ले कि तुमने पढ़ लिया कि नहीं। इसकी डिग्री कितनी होगी? डिग्री बताओ जल्दी से, कितना होगा डिग्री? यहाँ पे पावर क्या है? 2 है। यहाँ पे पावर क्या है? 1 है। 5 के पास पावर क्या है? 0 है। 0, 1, 2 में हाईएस्ट क्या है? 2 हाईएस्ट है। तो भैया डिग्री क्या होगी? 2 होगी। वेरी गुड। नेक्स्ट पूछ लो क्या? यस, अगर आपके पास है 4x + 5x³ + 7, अब मैं पूछूं कि यहाँ पे बताओ डिग्री क्या होगी? x की हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है? 1 है। यहाँ पे पावर हाईएस्ट क्या है? 3। यहाँ पे पावर क्या है? 0। ओवरऑल हाईएस्ट क्या है पूरे पॉलिनोमियल के अंदर? ओवरऑल हाईएस्ट क्या है बताओ? 3 है क्या? तो इसकी डिग्री कितनी लिख दूं मैं? 3 लिख दूं? यस, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ओवरऑल पूरे पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल जो भी होता है उसको हम बोलते हैं उस पॉलिनोमियल की डिग्री। ठीक है, पर्टिकुलर एक सिंगल की नहीं देखनी है, ओवरऑल पूरे पॉलिनोमियल में देखना है। क्लियर क्या? ओके। अब ये तो हमने डिग्री देख ली। उसके पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि टर्म मैंने बताया था, एक बार फिर से देखते हैं। मैंने एक चीज आपसे बोली थी, टर्म क्या होता है? अगर मान लो मैंने कोई पॉलिनोमियल लिखा 4x +
7। अब यहाँ पे डिग्री क्या होगी जल्दी से बता दो इसकी डिग्री। यहाँ पे तो भैया वेरिएबल x है, इसका पावर यहाँ पे 0 दिख रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब सॉरी यहाँ पे 1 दिख रहा है और यहाँ पे 0 दिख रहा है, मतलब इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री विल बी 1। इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री 1 हो जाएगी। ठीक है, अब मैं पूछूं कि इसमें टर्म्स क्या दिख रहे हैं तुम्हें। अगर मैं टर्म की बात करूं तो टर्म आपको क्या दिखे, तो आप बोलोगे कि ये जो इंडिविजुअल है ये हमारे एक टर्म है, जैसे 4x एक टर्म हो गया, ठीक है, उसके अलावा 7 हमारा एक टर्म हो गया, 7x ये जो है ये भी एक टर्म हो गया। ठीक है, टर्म मैंने क्या बताया था, या तो वेरिएबल हो या तो वो सिर्फ कांस्टेंट हो या इन दोनों का मिक्सचर हो, उसको हम बोलते हैं टर्म। ठीक है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मेरे को कितने दिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर मैं पूछूं तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स विल बी 2। क्लियर है क्या। अगर मैं कुछ दूसरा एक्सप्रेशन लिखूं x² + 4x + 9, अगर मैं पूछूं कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं तो क्या आंसर होगा आपका, x² एक अलग टर्म है, 4x एक अलग टर्म है, 9 एक अलग टर्म है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इसके अंदर, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज 3। क्लियर है क्या, टर्म्स क्लियर है, ओके। अब जब हम आएंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के ऊपर, तो टाइप्स हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया, पहला डिग्री के बेसिस पे एंड दूसरा नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे। नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनोमियल कितनी कैटेगरी के हैं एंड नंबर ऑफ डिग्री के बेसिस में कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल है। ठीक है, पहले हम देखते हैं नंबर ऑफ टर्म्स वाला, कि नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनोमियल कितने पार्ट्स में डिवाइडेड। तो अगर हम नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें तो हमारा जो पॉलिनोमियल है वो बेसिकली 3 टाइप का होता है। पहला इज मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है, एक ऐसा टर्म, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक टर्म, क्या बोल रहा हूं मैं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक टर्म हो, उसको हम बोलेंगे मोनोमियल। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिख दिया 2x, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने, नंबर ऑफ टर्म इज 1। तो अगर नंबर ऑफ टर्म 1 है तो इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा मोनोमियल। अगर मैंने सिर्फ कहीं पे लिख दिया मान लो y, नंबर ऑफ टर्म कितना है 1, ओनली y, सिर्फ मैंने कोई नंबर ले दिया कांस्टेंट 3, नंबर ऑफ टर्म कितना है 1। तो अगर नंबर ऑफ टर्म 1 है मींस टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इज क्या, मोनोमियल। सेकंड आता है हमारे पास बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या होता है, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स विल बी 2। बाई का मतलब होता है 2। देखो बाइनोमियल दो वर्ड से मिला है, बाई एंड नोमियल। नोमियल का मतलब तो आपने पढ़ ही लिया, नोमियल का मतलब होता है टर्म्स एंड बाई का मतलब होता है 2। तो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर कितने टर्म हो, जिसके अंदर 2 टर्म होंगे, उसको हम बोलेंगे क्या, उसको हम बोलेंगे बाइनोमियल। क्लियर है क्या, बताओ बताओ तुम्हें समझ आ रहा है। हाँ देखो इतनी करीब से पूछ रहा हूँ, कोई नहीं पूछेगा, उसने भी नहीं पूछा था तुमसे इतनी करीब से, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ, समझ आ रहा है। अगर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिख दो यस आ रहा है, अगर नहीं भी आ रहा है, कोई डाउट है तो पूछो मेरे से, कमेंट बॉक्स तुम्हारे लिए है, यूज करो उसका, अपने डाउट्स डालो कमेंट बॉक्स में, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भेजो मेरे तक ताकि मैं पढूं। ठीक है, ओके चलो बाइनोमियल भी समझ लिया। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, बट स्टिल मैं एक एग्जाम्पल आपसे लेना चाहूंगा। क्या होगा एग्जाम्पल, बताओ जल्दी से, बताओ बताओ, मैं सुन रहा हूँ, जल्दी जल्दी बोल, जल्दी जल्दी, क्या होगा। यस वेरी गुड, 4x + 7 क्या एक बाइनोमियल है। यस सही बताया चिंटू बेटा, तुमने चिंटू बेटा बहुत अच्छा। ये 4x एक टर्म है, 7 एक दूसरा टर्म है, नंबर ऑफ टर्म इज 2 हियर, तो ये टाइप कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बाइनोमियल। क्लियर है, वेरी गुड। नेक्स्ट आता है ट्राइनोमियल। ट्राई का मतलब होता है 3, नोमियल का मतलब होता है टर्म। तो बेटा जी कितने टर्म्स होंगे इधर, इधर होंगे आपके पास 3 टर्म्स। तो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर 3 टर्म हो उसको बोलेंगे हम ट्राइनोमियल। क्लियर है क्या, फॉर एग्जाम्पल 7x + 5x² + 9 क्या ये एक पॉलिनोमियल है, यस पॉलिनोमियल है। क्या एक ट्राइनोमियल है, तो यस इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स इज कितना 3, 1 2 3। तो ये टाइप्स कैसा हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स ट्राइनोमियल हो गया। क्लियर है क्या, रिवाइज कर ले एक बार जल्दी से, क्या क्या पढ़ लिया हम लोगों ने, बताओ बताओ, रिवाइज कर ले जल्दी से।
जल्दी से एक बार अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। और अब बताओ क्या पढ़ लिया हम लोगों ने ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। 3 होते हैं, पहला सिंगल टर्म तो मोनोमियल, दूसरा 2 टर्म तो बाइनोमियल, तीसरा 3 टर्म ट्राइनोमियल। बहुत इजी है, बहुत आसान है, बहुत प्यार से समझ आएगा। आगे आ जाओ। ये हमारे इस चैप्टर का क्रिस्प है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स तो आप लोगों ने पढ़ा होगा अपनी जूनियर क्लासेस में भी, बट ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री यहाँ पढ़ने वाले हो, ठीक है। कुछ बच्चों ने 9th में पढ़ा होगा इनफैक्ट, तो ज्यादा स्मार्ट ना बनो, ठीक है। सुन लो, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री कितना होगा, अगेन 3 होगा। पहला इज लीनियर। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो। डिग्री मैंने क्या बताया था, डिग्री मतलब जो हाईएस्ट पावर है। अगर मैं एक एग्जांपल लिखूं, लेट्स सपोज आई हैव 7x प्लस 9। अब यहाँ x का पावर क्या है, 1। इस पूरे पॉलिनोमियल में एक ही वेरिएबल है, दैट इज x, एंड x का ओवरऑल हाईएस्ट पावर कितना आ रहा है, 1। मींस इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री इसकी हो जाएगी 1। एंड जैसे इस डिग्री 1 हुई, इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल को हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। तो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो उसको हम बोलते हैं बेटा जी क्या, लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर है? ओके। दूसरा टाइप क्या है, दूसरा टाइप इज क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसके अंदर डिग्री कितना हो, 2 हो। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है, दैट इज नोन एज क्वाड्रेटिक। एग्जाम्पल बताओगे क्या, बताओ 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 जल्दी से। अगर मैं लिखूं 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, यहाँ पे डिग्री कितनी हो जाएगी, हाईएस्ट पावर इज 2। अगर हाईएस्ट पावर 2 है मींस डिग्री इज 2। अगर मैं आपसे पूछ दूं कि ये नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे कौन सा टाइप ऑफ पॉलिनोमियल है, तो आपका आंसर क्या होगा, टर्म काउंट करो, 1 2 3। 3 टर्म है भैया, मतलब 3 टर्म को हम क्या बोलते थे, ट्राइनोमियल बोलते थे। तो डिग्री के बेसिस पे ये क्वाड्रेटिक है, टर्म्स के बेसिस पे ट्राइनोमियल है। क्लियर? ओके। नाउ क्यूबिक। क्यूबिक पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसके अंदर हाईएस्ट डिग्री आपकी क्या हो, 3 हो। अगर आपकी हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट डिग्री नहीं बोलना चाहिए, हाईएस्ट पावर बोलना चाहिए, डिग्री तो हाईएस्ट ही होती है। अगर एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर आपकी डिग्री 3 है उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे ये एक पर्टिकुलर पॉलिनोमियल है, इसका हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है। अगर हाईएस्ट पावर 3 है मींस डिग्री भी कितनी है, 3 है। अगर डिग्री 3 है तो इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। आया बात समझ में? रिवाइज करो एक बार जल्दी से, आंखें बंद करो, मेरे साथ बोलना। अगर नंबर ऑफ, नंबर को तो छोड़ दो, अभी डिग्री पे आ जाते हैं। अगर आपकी डिग्री 1 है तो कौन सा पॉलिनोमियल, कौन सा, आंखें बंद रखो, बोलो। अगर नंबर 1 है, डिग्री 1 है तो लीनियर, डिग्री 2 है क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 है क्यूबिक। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म मींस लीनियर पॉलिनोमियल। अभी जैसे देखो तो ये हमारा क्वाड्रेटिक था, ये हमारा एक लीनियर है, ये एक क्यूबिक है, ठीक है। मैंने पीछे भी कुछ एग्जांपल लिखे थे। ये अगर हम टर्म्स के बेसिस पे देखें तो मोनोमियल है, डिग्री के बेसिस पे देखो तो लीनियर है, यहाँ भी टर्म्स के बेसिस पे देखो तो बाइनोमियल है, डिग्री के बेसिस पे देखो तो लीनियर है, यहाँ टर्म्स के बेसिस पे देखो तो ट्राइनोमियल है, बट डिग्री के बेसिस पे देखो तो ये क्वाड्रेटिक है। क्लियर है? अब मैंने इसमें क्या लिखा, x, यहाँ कुछ नहीं है तो पावर 1 है, ओह सॉरी, अगर कुछ नहीं है यहाँ पे तो पावर 1 है। अब यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 0 है, बट ये लिख तो दिया हमने, बट ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। पॉलिनोमियल इस तरीके से नहीं लिखा जाता है। पॉलिनोमियल हमेशा आपका स्टार्ट होगा फ्रॉम द हाईएस्ट पावर, x की पावर n से हाईएस्ट होगा, एंड ये जाएगा x की पावर 0 की साइड, ठीक है। बीच में आपके नंबर्स आएंगे। हमेशा वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द हाईएस्ट पावर, ये बोलता हमारा जनरल फॉर्म। तो अगर मान लो मुझे कोई एक लीनियर पॉलिनोमियल लिखना है तो लीनियर में हाईएस्ट पावर मींस डिग्री कितनी होती है, 1। तो मैं जिसका पावर 1 है उसको मैं पहले लिखूंगा, दैट इज 3x, एंड प्लस मैं लिखूंगा कांस्टेंट 3x प्लस 7। और यहाँ a एंड b, ये हमारा a है, ये हमारा b है, ये दोनों कांस्टेंट होंगे,
एंड ए कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये 0 हो गया मीन्स 0 इंटू एक्स, ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा एंड फिर इस केस में बचेगा सिर्फ एक 7। और यहाँ से एक और चीज़ ध्यान रख लो कि अगर कोई एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसके अंदर सिर्फ एक कांस्टेंट नंबर मीन्स एक नॉन जीरो नंबर है, उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये ध्यान रखना, बस मैं इस 7 के लिए लिख रहा हूँ, ऐसा मत समझना कि पूरे के लिए लिखा हुआ है। इस पर्टिकुलर को हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्लियर है क्या बात? अभी मैंने एक और चीज बोली, ध्यान से अगर तुमने सुना हो, नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। मीन्स अगर सिर्फ एक जीरो लिखा है, ये भी एक कांस्टेंट है, बट ये कहता है कि नहीं नहीं मैं अलग हूँ, मेरे एक अलग नाम दो, और इसका हम लोगों ने जो नाम गिवन है, दिया हुआ है, वो है जीरो पॉलिनोमियल। मतलब कोई एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसके अंदर जीरो है ओनली, उसको हम बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल, बट उसके अलावा कोई सा भी अदर कांस्टेंट है तो उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्लियर है क्या? ओके। तो लीनियर को हम कैसे लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में? ax प्लस बी। क्वाड्रेटिक को कैसे लिखेंगे? अभी बताया, हाईएस्ट पावर पहले आता है और फिर उससे लोएस्ट, फिर जीरो की तरफ। तो हम कैसे लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं तो 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब मैं अगर चाहूं तो इसको आगे पीछे करके अरेंज कर सकता हूँ, मीन्स 5 पहले लिख दिया, 4x पहले लिख दिया, लेकिन वो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगा। क्लियर है क्या? ओके। इसमें भी अगेन a, b, c तीनों रियल नंबर होने चाहिए एंड तीनों कांस्टेंट होते हैं, बट a हमारा कभी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि वहीं अगेन अगर a 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक ना बन के सिर्फ लीनियर बन के रह जाएगा। ठीक है। क्यूबिक का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, मीन्स 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9। ये हमारा क्यूबिक का स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ। यहाँ भी a, b, c, d चार कांस्टेंट नंबर होंगे, बट a कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। b, c, d में से 0 हो जाएगा, बट a कभी 0 के इक्वल नहीं होगा। क्लियर है क्या? ओके। अब मैं अगर तुमसे एक बात पूछूं, वो बात ये है कि ये बताओ मेरे को कि मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा 3x स्क्वायर प्लस 7। अब आप बताओ, ये पहले तो ये बताओ कि टाइप कौन सा है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। तो आप बोलोगे बाइनोमियल है। मैंने कहा बहुत अच्छे। फिर मैंने पूछा कि ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री बताओ। फिर आपने बोला कि भैया यहाँ पे हाईएस्ट पावर जो है ना वो मुझे 2 दिख रहा है, एंड हाईएस्ट पावर 2 मतलब मैंने अभी पढ़ा हुआ है और मैं ये कभी भी नहीं बोलूंगा अपने पूरे जीवन, तो ये होगा क्वाड्रेटिक। मैंने कहा वाह, वेरी गुड, वेरी 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 गुड। अब मैं आपसे पूछूं कि क्या एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्या ये क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म है? तो आपका आंसर होगा नो भैया। बट फिर मैं पूछूंगा क्यों, तो आप बोलोगे कि अभी आपने बताया था ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होना चाहिए, बट आपने तो यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 7 लिख दिया, मतलब यहाँ पे ये bx वाला पार्ट तो मिस हो गया। मैं बोलूंगा कि मिस हो गया अगर, तो इसमें इतना नाराज क्यों हो रहे हो? कोई बात नहीं, ये अभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें ये देखना था कि 2 लिखना है, फिर 1 लिखना है, फिर 0 लिखना है। बट अगर 1 वाला पार्ट है ही नहीं तो आप 2 के बाद सीधे किस पे जाओगे? 0 पे जाओगे। तो आप इसको चाहो अगर कंप्लीटली स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना, तो आप इसको ऐसे लिख लो 3x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 7। हो गया। क्लियर है? तुम्हारी जो चाहत थी कि 2 आ जाए, फिर 1 आ जाए, फिर 0 आ जाए, अब ये हो गया कंप्लीटली स्टैंडर्ड फॉर्म में। कंप्लीटली हो गया ये। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्लियर है क्या? बट अगर ये बीच वाला पार्ट मिसिंग है तो तुम डायरेक्टली जंप कर सकते हो, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर माना जाएगा। बस हमें कंपैरिजन के टाइम पे अगर मुझे ए बी सी निकालना है, अच्छा अब मैं बोलूँ कि यहाँ से मुझे ए बी सी की वैल्यू बताओ, तो ए क्या होता है? जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है दैट इज 3। बी क्या होता है? एक्स का कोएफिशिएंट, इसमें कुछ था नहीं, दैट इज 0। सी क्या होता है? जो आपका कांस्टेंट टर्म है, दैट इज 7। तो ये हो गया ए बी सी की वैल्यू। क्लियर है? ये तो रही ए बी सी की वैल्यू। बट अगर मुझे किसी पॉलिनोमियल के वेरिएबल की वैल्यू निकालनी हो, दैट इज जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल निकालना हो, तो वो कैसे फाइंड आउट करते हैं? आ जाओ इसको हम देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है कि जीरोस क्या होते हैं पॉलिनोमियल के। अब इसको जीरोस बोल लो या इसको सॉल्यूशन बोल लो, या जब चैप्टर 4 पढ़ोगे तो आप
इसी चीज को रूट्स के नाम से भी जानोगे। ये बात आपका सेम है, चाहे आप जीरोस बोलो, चाहे आप सोल्यूशन बोलो, चाहे आप रूट्स बोलो। तो जीरोस का मतलब होता है कि आपका पॉलिनोमियल मान के चलो px के अंदर है। आपने एक पॉलिनोमियल बनाया px जिसके अंदर वेरिएबल क्या है, x है। तो आपको x की एक ऐसी वैल्यू चाहिए जिसको पुट करने पे जो भी आपका px है वो इक्वल टू आ जाए 0। तो उस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वेरिएबल को मैं बोलूंगा कि दिस इज आवर सॉल्यूशन और दिस इज आवर जीरोस। ठीक है, ओके। क्या होगा, फिर से सुनना एक बारी। जीरोस क्या होते हैं पॉलिनोमियल के, वैल्यू, वो चाहे एक हो या एक से ज्यादा हो सकती है, वैल्यू या फिर वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स which make the polynomial equal to 0 is known as zeros of the polynomial। एक ऐसा वैल्यू, एक ऐसी वैल्यू जिसपे वो पूरा का पूरा px या py या pz जो भी वेरिएबल है वो 0 के इक्वल हो जाए, उसको हम बोलते हैं उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल की वैल्यू या फिर जीरो। क्लियर है? जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास एक पॉलिनोमियल है 2x + 9, ये कौन सा टाइप ऑफ पॉलिनोमियल है? ये बाइनोमियल भी है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, लीनियर है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे इसके जीरोस निकालने हैं, मीन्स मैं px को किसके इक्वल करूंगा, आई विल इक्वेट इट टू 0, मैं इसको 0 के इक्वल करूंगा। अब ये हमारा px जो है दैट इज 2x + 9, ये पूरा किसके इक्वल होना चाहिए, 0। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, ये +9 है, दूसरी साइड जाएगा तो -9, ये 2 हमारा मल्टीप्लाई में था, दूसरी साइड जाएगा तो दैट इज डिवाइड, एंड यहाँ से हमारी x की वैल्यू आएगी और वो आएगी कितनी, -9/2। तो अगर इस पर्टिकुलर इक्वेशन में, सॉरी इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल में, क्योंकि इक्वेशन बोलना अभी यहाँ पे सही नहीं है, इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल में अगर इसको पुट करो तो मुझे जो आंसर मिलेगा RHS का दैट वुड बी 0। एक बार चेक कर ले क्या, बताओ। चलो 2x की जगह क्या आया हमारा आंसर, -9/2 + 9, ये मुझे 0 लाना है। अब अगर यहाँ से आप देखो तो +2, यहाँ भी +2, ये मल्टीप्लाई में है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या बचा मेरे पास, -9 + 9, एंड -9 + 9 किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू 0। मतलब हमारा px 0 के इक्वल आ गया, और ये जो वैल्यू आई थी मेरी x की, ये इसका क्या है, ये इसका है जीरोस, या फिर इसको बोलो ये इसका है सॉल्यूशन। क्लियर है? आई क्या बात समझ में, जल्दी बताओ मेरे को। ये तो बहुत इजी पीजी चल रहा, अभी आएंगे हम बहुत अच्छे टॉपिक पे आने वाले हैं जल्दी से। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। बताओ बताओ, गर्मी बहुत ज़्यादा है दोस्तों, सो बी हाइड्रेटेड, पानी पीते रहें, क्योंकि कब आपके अंदर का पानी सूख जाए एकदम से आपको भी पता नहीं चलेगा। इस तरीके की गर्मी पड़ रही है अभी पूरे इंडिया में, चाहे आप कहीं से भी हो, हर जगह ऑलमोस्ट। ये नॉर्थ इंडिया तो पूरा एकदम हीट वेव से चल रहा है, तो हाइड्रेटेड रहें आप। नेक्स्ट आता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस। ज्योमेट्रिकल मीनिंग का क्या मतलब होता है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब कि अगर आप किसी एक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाओ तो वो कैसा दिखता है, और वहां से क्या जीरोस निकालना हमारे लिए पॉसिबल है। तो यस, पॉसिबल है, हम ग्राफ के थ्रू भी जीरोस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाओ तो वो हमेशा आपको कैसा दिखता है, वो हमेशा दिखेगा स्ट्रेट लाइन। किसी भी रैंडम पॉलिनोमियल लेना जो कि लीनियर हो, आपको हमेशा वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में दिखेगी, या तो वो ऐसी हो जाए, या तो वो ऐसी हो जाए, या ऐसे, या इधर से कहीं से निकल जाए, या इधर से ऐसे कहीं आ जाए, लेकिन वो लाइन हमेशा कैसे होगी, वो लाइन हमेशा स्ट्रेट होगी। ठीक है क्या, ओके, क्लियर है? लाइन हमेशा स्ट्रेट आनी है आपकी, चाहे आप किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल को उठा के देख लो। ओके, तो अब मैंने एक लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है, अगर आपको दिख रहा हो तो ये लाइन भी कैसी है, ये लाइन है बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेट, एंड बिल्कुल स्ट्रेट होने की वजह से, बिल्कुल स्ट्रेट होने की वजह से ये कट कहाँ कर रही है एक्स एक्सिस को, यहाँ पे कट कर रही है, एंड इसका पॉइंट आपको दिया है -3/2, 0। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन,
जहां पे भी इंटरसेक्शन होता है दो लाइंस का, वहां पे मुझे एक चीज मिलती है, दैट इज द सॉल्यूशन। यहाँ पे इंटरसेक्शन हुआ है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, उस इंटरसेक्शन पॉइंट को मैं बोलूंगा उसका सॉल्यूशन। कोई अगर मैंने ग्राफ बनाया एंड ग्राफ पे जहां पे भी इंटरसेक्शन बन रहा है एक्स एक्सिस पे, उसको हम बोलते हैं उसका सॉल्यूशन। तो अब अगर इसमें देखो लीनियर पॉलिनोमियल का मैंने ग्राफ बनाया, अगर मैं आपसे बोलूं कि कट काउंट करो कि कितने कट हो रहा है एक्स एक्सिस पे, वाई पे नहीं करना है, सिर्फ एक्स एक्सिस का कट। अच्छा आपको नहीं दिख रहा है, ओके आई यूज अनदर कलर। मैं बोलूं कि यहाँ पे कट देखो कितने हैं, तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पे नंबर ऑफ कट है 1। एक्स एक्सिस पे कितना कट हो रहा है 1, चाहे वो पॉजिटिव एक्स में हो चाहे वो नेगेटिव एक्स में हो, मुझे सिर्फ एक्स से मतलब है, ठीक है, अपनी एक्स से नहीं, इस वाले एक्स से मतलब है, ठीक है। यहाँ पे एक्स पे कितना कट हो रहा है उसको देखो, एक कट हो रहा है क्या, ओके इसको मार्क करके रखना। अब देखो यहाँ पे जो एक्स एक्सिस को कट करेगा वो किस पॉइंट पे करेगा, एक पॉइंट पे कट करेगा। अभी मैंने आपको बोला कि जहां पे इंटरसेक्शन होगा एक्स एक्सिस के साथ उतने ही जीरोस होंगे। मतलब अगर मैं बोलूं कि लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर आपको नंबर ऑफ जीरोस कितने मिलने वाले हैं, तो आपका आंसर होगा 1, क्योंकि जितने कट होंगे एक्स एक्सिस के साथ एक्स वाई की उतनी वैल्यू आएगी, मतलब जीरोस उतने आएंगे, ठीक है, ओके। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा दिखता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ भोला भाला दिखता है, इसीलिए इसका नाम भी पैराबोला है, पैराबोला पैराबोला, ठीक है। ये ऐसे बन रहा है, कितने कट हैं इस पे 1 2। अब जो पैराबोला है ना वो चार टाइप के बन सकते हैं। एक तो ये ऊपर की तरफ कटोरा खुला हुआ है, इसी कटोरे को आप नीचे बना दो तो ये भी एक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसी कटोरे को आप चाहो तो मैं यहां बना देता हूं, इसी कटोरे को आप ऐसे कर लो, ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ही ग्राफ है। इसी कटोरे को चाहो तो आप ऐसे कर लो, ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। तो चार टाइप के पैराबोला दिखते हैं, ये दोनों आपको नहीं दिखेंगे अभी इस क्लास में, मोस्टली ये दोनों दिखेंगे, अपसाइड ओपनिंग और डाउन साइड ओपनिंग। यहाँ पे नंबर ऑफ कट मैं पूछूं तो कितने आएंगे 1 2, यहाँ पे भी कितना कट हो रहा है 1 2। तो अभी मैंने पढ़ा जितना कट होगा एक्स एक्सिस पे उतने नंबर ऑफ जीरोस। कट पैराबोला में कितने हो सकते हैं मैक्स टू मैक्स, एक्स एक्सिस के साथ 2 हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूं कि इस पॉलिनोमियल का मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का नंबर ऑफ जीरोस कितना आएगा, तो बच्चा मेरे नंबर ऑफ जीरोस जो आएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वो आएगा कितना 2 आएगा। इस चीज को ध्यान रखना, अभी मैं इस पे वापस आऊंगा, ठीक है। लीनियर में कितना जीरोस हुआ करता था, लीनियर में हमारे पास है नंबर ऑफ जीरोस इज 1, क्वाड्रेटिक के अंदर नंबर ऑफ जीरोस है दैट इज 2। क्लियर है। क्यूबिक का भी देख ले, क्यूबिक का ग्राफ हमारा एक कर्व दिखता है ना, इस पे नंबर ऑफ जीरोस अगर आप काउंट करने की कोशिश करो तो आपको कितना दिखेगा 1 2 3 4, 4 जीरोस है। क्लियर है, 4 पक्का। अभी मैंने बोला था मैंने ना तुम्हें कि सिर्फ कौन से जीरोस काउंट करने हैं एक्स एक्सिस वाले। तो क्या ये मेरे मतलब का है, ये मेरे मतलब का है क्या, नहीं ये मेरे मतलब का नहीं है, मुझे सिर्फ एक्स एक्सिस से मतलब है। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, कितने जीरोस हैं कितने कट्स हैं 3, तो जीरोस कितने होंगे 3 होंगे। तो नंबर ऑफ जीरोस विल कम आउट टू बी 3। तो यहाँ से अब आप इसको अगर रिवाइज करो तो आपके पास क्या आ गया कि एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट्स पे कट करेगा ग्राफ किसी पॉलिनोमियल का उसके अंदर उतने ही जीरोस होंगे। एंड इसका एग्जांपल हमने देखा कि क्यूबिक पॉलिनोमियल में ग्राफ 3 बार कट कर रहा था, मतलब जीरोस 3 आ रहे थे, इसकी डिग्री 3 होगी और नंबर ऑफ जीरोस 3 होंगे। क्वाड्रेटिक के अंदर डिग्री 2 होगी, कट्स कितने लगेंगे एक्स एक्सिस पे 2 लगेंगे, जीरोस 2 आएंगे। लीनियर में डिग्री 1 होगी, कट्स कितने लगेंगे एक्स एक्सिस पे 1 लगेगा और डिग्री इसकी 1 होगी, मतलब नंबर ऑफ जीरोस भी 1 होंगे। क्लियर क्लियर क्लियर, समझ आई क्या बात, बताओ थोड़ा सा मिल लो मैं तुमसे, समझ आ रही है बात क्या बोल रहा हूँ मैं, समझ आ रहा पक्का 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 आ रहा समझ, ओके। चलो अब इसमें एक क्वेश्चन करते हैं, देखो कितने आसान क्वेश्चंस आ रहे हैं। आप लोग बोल रहे हो ना कि सीबीएसई पता नहीं क्या पूछ रही है, देखो ये कब का है, अभी अभी भाई 2024-5 में पूछा गया है और आप लोग कह रहे हो कितना टफ पेपर बना रही है। ये है 2025 का, अगर आपको ना दिख रहा हो तो ये 2025 का क्वेश्चन है, इतना रिसेंट है ये, ठीक है। इसने आपने बोला है कि दो पॉलिनोमियल के ग्राफ आपको दिखाए गए हैं
एंड इस दो पॉलिनोमियल के ग्राफ में आपको बताना है कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोस कितने हैं। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरो, डिस्टिंक्ट का मतलब, हाँ डिस्टिंक्ट का मतलब सीबीएसई में होना, नहीं पता, नहीं पता तुम्हें डिस्टिंक्ट का मतलब? डिस्टिंक्ट का मतलब होता है यूनिक, कितने यूनिक जीरोस होंगे इसके अंदर, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि जितने कट उतने जीरोस। अब अगर इस पैराबोला को देखो, इस पैराबोला ने ऐसे कट किया हुआ है, तो 1 यहां से 1 एंड 2 इंटरसेक्शन, ठीक है। फिर दूसरे पैराबोला ने ऐसे कट किया हुआ है, तो यहाँ पे फिर 1 2 दो कट, टोटल कट कितने हुए? 4 होगा। तो नंबर ऑफ जीरोस आप कितने बोलोगे? 4 बोलोगे। बट आपसे पूछा क्या है? डिस्टिंक्ट, अलग अलग कितने जीरोस है। ये जो दोनों जीरोस है वो सेम ही पॉइंट पे आ रहे हैं ना मेरे भाई, यहाँ पे सेम ही पॉइंट पे आ रहे हैं। ये भी जो दोनों जीरोस है वो सेम ही पॉइंट पे आ रहे हैं। तो डिस्टिंक्ट जीरोस कितने होंगे? डिस्टिंक्ट जीरो विल बी 2 एंड योर आंसर विल बी सी फॉर कैलकाटा। ओके, तो डिस्टिंक्ट जीरोस कितने होंगे इसके अंदर? 2 होंगे। क्लियर है क्या? देखो कितना आसान सवाल पूछा जा रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है कि हमने एक तो देख लिया भैया मेथड कि हम ग्राफ के थ्रू पॉलिनोमियल के जीरोस निकाल सकते हैं। आपको ग्राफ प्लॉट करना 9th क्लास में आपने सीखा है। आपको ऐसा टेबल बनाना होता था एक्स एंड वाई करके, एंड आप वो पॉइंट्स ग्राफ पे प्लॉट करते थे। एंड ग्राफ पे प्लॉट करने के बाद क्या होता था, आप देखोगे कि जितने भी इंटरसेक्शन है एंड जिस पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो रहा है एक्स एक्सिस के साथ, वो उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। बट ये क्या इतना आसान प्रोसेस है क्या? ये तो बहुत लेंदी है, लेंदी है। आप पहले ग्राफ बनाओगे, फिर उसके मार्किंग करोगे, फिर पॉलिनोमियल आप देखोगे किस एक्सिस पे कट कर रहा है, एक्स एक्सिस के साथ किस पॉइंट पे कट कर रहा है। तो ये बहुत लेंदी प्रोसेस है। तो कुछ हम मेंटोस जिंदगी वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, एंड इस मेथड से, ये अलजेब्रिक मेथड है जिससे हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, या फिर इसको आप लोगों ने 9th में पढ़ा है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से। इस मेथड से हम किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड कर सकते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आ जाओ सीखते हैं हम। अब मैंने आपको सीधे एक एग्जांपल दिया, दैट इज यू हैव एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। जीरोस कितने आएंगे? आपका माइंड प्रिपेयर हो गया इसके लिए? जीरोस आएंगे 2। अब जीरोस निकालना कैसे है, ध्यान से समझना इस चीज को, क्योंकि चैप्टर फिर इसके आगे इसी पे डिपेंडेंट है। अगर आपको जीरोस फाइंड करना नहीं आ रहा है, फिर आगे आप प्रोसीड ही नहीं कर पाओगे। तो ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से समझना, रिक्वेस्ट है तुमसे। सबसे पहली चीज कि आपको जो भी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट दिख रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं है, दैट इज 1, उससे आपको कांस्टेंट नंबर में मल्टीप्लाई करना है। कितना आ गया? 1 इंटू 10। वैसे तो मल्टीप्लाई इस पूरे टर्म से ही करना होता है, 1x² इंटू 10, बट आप सिर्फ नंबर्स में खेलो। आप बोलो कि 1 का मल्टीप्लाई मैंने कर दिया 10 से। क्या आया आंसर आपका? आपका आंसर आया 10। अब आपको करना है 10 का फैक्टराइज। फैक्टराइज हमने चैप्टर 1 में सीखा है रियल नंबर में। नहीं आता किसी को फैक्टराइज? चेकआउट करो रियल नंबर वाली वीडियो। 10 को फैक्टराइज कैसे करोगे? 2 की टेबल में 5 टाइम्स, फिर 5 की टेबल में 1 टाइम। तो आपके पास फैक्टर क्या क्या आ गया? 2 एंड 5। अब इन दोनों फैक्टर को आपको बहुत ही चालाकी से यूज करना है, एंड इस तरीके से इसको अरेंज करना है। ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ। इस फैक्टर्स को हमें इस तरीके से यूज करना होता है कि इधर ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे मुझे ये मिडिल टर्म मिल जाए, और मल्टीप्लाई करने पे ये जो आया है हमारा इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का जो प्रोडक्ट आया है वो वैल्यू मिल जाए। मतलब मुझे इस केस में इस 2 और 5 को इस तरीके से यूज कर रहे हैं कि इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे मुझे 7x मिल जाए, और मल्टीप्लाई करने पे ये 10x² मिल जाए। क्लियर है क्या? ओके। अब इसको आप कैसे अरेंज करोगे? ये तो बहुत सिंपल दिख रहा है मुझे। अगर मैं 2 एंड 5 को सीधे सीधे ऐड कर दूं कि 2 + 5, तो ये आपको कितना दिखेगा? 7। एंड अगर इन दोनों नंबर का मैं मल्टीप्लाई भी करूं तो मुझे वो जो नंबर चाहिए प्रोडक्ट में वो भी मिल जा रहा है, दैट इज 10। ईजी है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? x² + 2x + 5x। अब आप यहाँ से एक और चीज पूछोगे कि मैं 5x + 2x नहीं लिख सकता क्या? बिल्कुल लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अब आपको इनको 2 पेयर्स में डिवाइड करना है, ये फर्स्ट पेयर, ये सेकंड पेयर।
इस पेयर के बाद आप देखो कि इनमें कॉमन क्या है। एक्स स्क्वायर एंड 2x में क्या कॉमन है, तो आपको मिलेगा कि सिर्फ और सिर्फ x कॉमन है इन दोनों के बीच। एक्स स्क्वायर एंड 2x में क्या कॉमन आ रहा है भैया, x कॉमन आ रहा है। x आपने लिया कॉमन, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से, x प्लस में 2 मिलेगा, इजी, ठीक है। प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ पे तो x है, यहाँ पे x ही नहीं है, तो कॉमन क्या है, देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है। 5 की टेबल में 10 आता है क्या, यस आता है, तो यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, 5 आएगा। अब जब 5 कॉमन लिया आपने, क्या बचेगा, x प्लस में 2। अब यहाँ से एक और चीज, अगर आपकी ये दोनों ब्रैकेट x प्लस 2 अगर ये दोनों ब्रैकेट, दोनों कॉमन वाले पोर्शन सेम आते हैं, इट मीन्स योर स्टेप इज ट्रू टिल हियर। यहाँ तक आपने जो भी किया है वो सारा का सारा स्टेप सही है। अगर आपने यहाँ पे सेम आपको नहीं मिल रहा है, देन यू नीड टू रिवर्स योर डिसीजन। आपको ऊपर जाना पड़ेगा, फिर से ऊपर वाला, ऊपर में भाई, यहाँ ऊपर वाले स्टेप में जाना पड़ेगा एंड देखना पड़ेगा। अब जो ये कॉमन है उनको एक बार ही लिख लो आप, x प्लस 2, एंड जो बाहर लिखे हैं दैट इज x प्लस 5, उनको लिख लो। अब मुझे निकालना क्या था, जीरोस निकालना था। अब ये दो फैक्टर्स आ गए, इनको जीरो के इक्वल कर दो अलग अलग। x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 करोगे तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिलेगी दैट इज -2। यहाँ से x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 करोगे तो आपको आंसर मिलेगा दैट इज x इक्वल्स टू -5। अब इनको एक नाम भी दिया गया है, इसमें हम एक जीरोस को बोलते हैं अल्फा, दूसरे जीरो को बोलते हैं बीटा। अल्फा बीटा क्या है, अल्फा बीटा तुम ABCD पढ़ते हो, यस पढ़ते हो। वैसे ग्रीक लेटर में ABCD को अल्फा बीटा पढ़ा जाता है, वहां पे A की जगह अल्फा आता है, B की जगह बीटा आता है। तो इन दो, देखो क्वाड्रेटिक के अंदर जीरोस कितने आएंगे, 2 जीरोस आएंगे। उन दोनों जीरोस में किसी एक को आप अल्फा बोल दो, किसी दूसरे को बीटा बोल लो। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि पहले वाले को अल्फा बोलना है या दूसरे वाले को अल्फा बोलना है, आपकी मर्जी है, आप स्वतंत्र हो। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, आप किसी को अल्फा बोलो, किसी को बीटा बोलो। नोट करो, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो। बाहर चला जाऊं क्या, यस यस यस, स्क्रीनशॉट ले लिया, ले लिया, चलो ठीक है, ओके। अगेन आपको बता रहा हूँ, पानी पीते रहिए गाइज, नहीं तो गर्मी लग जाएगी गाइज आप लोगों को। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप लोग परेशान हो। चलो आपसे थोड़ा टेस्ट कर लें, एक क्वेश्चन आपके लिए, एक बस एक, क्या है, 2x स्क्वायर प्लस आ गया आपका 7x प्लस में आ गया 6। बोले भैया चीटिंग करते हो तुम, चीटिंग। खुद में तो तुमने ऐसा दिया, खुद आपने कैसा दे दिया, यहाँ पे कुछ नहीं था आपका कोफिशिएंट, एंड हमारे टाइम पे आपने यहाँ पे 2 लगा दिया, ये तो गलत कर दिया ना। देखा नहीं भाई, गलत कहाँ किया, तुम हो भी तो मेरे से ज़्यादा स्मार्ट ना, गलत कैसे हुआ तुम्हारे साथ, देखो तो बहुत ईजी है, कर लोगे क्या। पहला स्टेप, आपको इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 2 6 कितना आता है, 12। 12 का फैक्टराइज करो, 2 की टेबल में 6, फिर 2 की टेबल में 3, फिर 3 की टेबल में 1। फैक्टर क्या क्या आ गया आपके पास, 2 2 एंड 3। अब इस 2 2 एंड 3 को आपको बहुत ही सावधानी से इस्तेमाल करना है एंड इस तरीके से यूज करना है ताकि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे मुझे 7 मिले एंड मल्टीप्लाई करने पे 12 मिल जाए, इन दोनों का प्रोडक्ट। कैसे करोगे, थोड़ा सा हेरा फेरी करो, ऐसे ऐसे कुछ हेरा फेरी करो, करो करो, कैसे करोगे, बहुत सिंपल है। 2 2 क्या होता है, 4, 2 2 4, इस 4 में +3 कर दोगे तो 4 + 3 क्या मिलता है, 7। ईजी है क्या, एंड 4 3 12 भी हो जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस में 6। अब मैं इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ कर दूं। इसमें क्या कॉमन है, स्टार्टिंग वाले में 2 कॉमन है, x कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस यहाँ क्या बचेगा, 2। क्लियर है क्या, प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है 3, क्या मिलेगा, x प्लस मिलेगा 2। ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए क्या, देखना,
देखो देखो मैंने बोला था ना ये ब्रैकेट सेम आनी चाहिए। यस, ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, इट मीन्स आपका आंसर सही आने वाला है। अब इन दोनों को आप लिख लो, एक बारी x+2 आएगा आपका, दूसरी बारी आएगा बाहर वाले फैक्टर्स दैट इज 2x+3। यहां से आप निकालो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x+2 = 0 करो, मीन्स आपकी x की वैल्यू आ गई -2 एंड इसको आपने बोल दिया अल्फा। दूसरा क्या आ जाएगा 2x+3 = 0, तो यहाँ से आपका x आ जाएगा, ये प्लस का 3 है, दूसरी साइड जाएगा माइनस का 3, ये 2 मल्टीप्लाई में है, नीचे आएगा डिवाइड में, तो ये हो गया आपका बीटा। ये आपकी अल्फा एंड बीटा की वैल्यूज आ गई, दैट इज 2 एंड -3/2। क्लियर है क्या? इजी पीजी है, बताओ। बहुत इजी है, बहुत इजी, बहुत इजी। ठीक है, आपके लिए मैं कुछ होमवर्क भी दूंगा, होमवर्क जो आप करोगे घर पे ट्राई। आपको करना है 4x² + 9x + 20। ठीक है, अच्छा मैं एक और टाइप बता दूं, ये तो चलो आपका होमवर्क हो गया, ये हो गया आपका होमवर्क, ये है आपका होमवर्क। ठीक है, ये है आपका आपका होमवर्क, ये है आपका होमवर्क। एक दूसरा टाइप भी बताऊं, अगर मान लो आपके पास आता है कुछ इस तरीके का x² -x, ये भी तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। मैं अच्छे से नहीं लिख रहा हूँ, आई रियली वांटेड कि मैं बहुत ही अच्छी हैंडराइटिंग में लिखूँ। चलो, आपके पास आ गया एक पॉलिनोमियल दैट इज x² -60। अब ये भी एक क्वाड्रेटिक है क्या? यस, क्वाड्रेटिक है, बिल्कुल। अब इस क्वाड्रेटिक के भी कितने जीरो होंगे? 2 जीरो होंगे, बट ये उस फॉर्म में नहीं है जैसा अभी हम देख रहे थे, मतलब इस फॉर्म में ax² + bx + c वाले फॉर्म में नहीं है, यहाँ पे ये bx वाला पार्ट मिसिंग है ना? तो इस पॉलिनोमियल को कैसे सॉल्व करते हैं? ये पॉलिनोमियल तो और भी ज्यादा इजी है। देखो, आपको करना क्या है, x² के जीरोज निकालने हैं, मीन्स x² - 16 इक्वल होगा किसके? 0 के। अब आप इसको ट्रांसपोज करो, माइनस का 16 राइट साइड जाएगा तो क्या बनाएगा? प्लस का 16। मुझे x चाहिए क्या? यस, x की वैल्यू यहाँ स्क्वायर है, दूसरी साइड जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। √16 की वैल्यू क्या आती है? ये आती है प्लस माइनस के साथ, तो आपका अल्फा क्या हो गया? अल्फा हो गया +4 एंड बीटा हो गया -4। ये आ गई आपकी अल्फा और बीटा की वैल्यूज। बहुत इजी है, बहुत इजी है। इस टाइप का भी अगर आपसे पॉलिनोमियल पूछा जाए तो बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो। मुझे करके दिखाओ एक जल्दी से, मैं कैसे मानूं कि आप कर लोगे? उसके लिए आपको एक मेरे सामने सॉल्व करके दिखाना होगा एंड जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर आपको बताना होगा। जल्दी बताओ, आपको मैंने दे दिया। चलो, एक्स में तो बहुत हमने खेल लिया, नाउ विल डील विद टी। आपके पास है t² माइनस का 28, t² माइनस का 28। आपको इसके जीरोज निकालने हैं, कैसे करोगे? बहुत सिंपल, क्या करना है, t² - 28 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से t² - 28 दूसरी साइड जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा, क्या बनेगा? +28। t की मुझे वैल्यू निकालनी है, t इक्वल्स टू प्लस माइनस में √28। अच्छा, पहले प्लस माइनस नहीं लगाते ना, √28 इसकी वैल्यू आएगी तब +1 लगाएंगे। अब 28 का रूट, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? बताओ बताओ, क्या एक परफेक्ट स्क्वायर है? क्या एक परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो फिर इसको कैसे सॉल्व करते हैं? आप करो 28 का फैक्टर। 28 का फैक्टर कैसे होगा? 2 की टेबल में 14, फिर 2 की टेबल में 7। अब आपने पढ़ा है स्क्वायर रूट निकालते समय जो पेयर बनता है वो तो हमारा बाहर आ जाता है एंड जो पेयर नहीं बनेगा वो रूट के अंदर ही रह जाएगा। मतलब यहाँ से t की वैल्यू आ गई, 2 का तो पेयर बन गया, 2 बाहर एंड √7 अंदर, तो इसका आंसर आएगा दैट इज +-2√7। अल्फा हो गया +2√7, बीटा हो गया -2√7। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी है क्या ये? नोट करिए जल्दी से।
अगर आपकी उंगलियां दर्द कर रही हैं नोट करने में, आप ऐसे स्क्रीनशॉट पे स्क्रीनशॉट लिए जा रहे हो, तो एक चीज़ याद दिला दो बेटा, स्क्रीनशॉट फ़ोन में ही रह जाते हैं, कभी निकलते नहीं हैं। मैंने अपने आपको एक स्टोरी बताऊँ, मैं 12th क्लास में जहाँ था जब, तो मेरे सर ने एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन कराया था जो मेरा डाउट था, और वो जब क्लास एंड होने वाली थी उस टाइम पे सर ने कराया। तो मैंने बोला कि अब क्लास एंड हो रही है यार, घर जाना है, कौन लिखे, बहुत लंबा एक्सप्लेनेशन था, पूरा एक बोर्ड फिल हो गया था। मैं कहा फ़ोटो ले लेता हूँ, घर पे कर लूँगा। मैंने उस फ़ोटो ली, फ़ोटो मेरे गैलरी में तो बहुत अच्छी आई, फ़ोन में एकदम क्रिस्टल क्लियर पिक्चर आई, लेकिन वो क्रिस्टल क्लियर पिक्चर मेरे नोटबुक पे कभी नहीं छप पाई। मैंने उस क्वेश्चन को नोट ही नहीं किया, उसका सॉल्यूशन मैंने लिखा ही नहीं उस फ़ोन से देख के। उसके बाद मैंने सॉल्व किया खुद से, वो अलग बात है, बट मैंने वहाँ वाला वो सॉल्यूशन कभी देखा ही नहीं। एंड वापस से मैं ऐसे फ़ोन स्क्रॉल कर रहा था आफ्टर माई 12th, 2-3 साल बाद मैं ऐसे स्क्रॉल कर रहा था, मेरे को वो स्क्रीनशॉट दिखा, अच्छा वो कैमरा पिक्चर दिखा, ओ ये तो क्लासरूम वाली पिक्चर है जो मैंने कभी नोटबुक पे नहीं लिखी। तो ये इसलिए स्क्रीनशॉट पे भरोसा कम रखो, आप जितनी चीज़ें लिख सकते हो ना अपनी नोटबुक में, ट्राई टू राइट एज मैक्सिमम एज यू कैन, ठीक है। जितनी ज़्यादा आप चीज़ें लिखोगे ना वो आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि अभी का डिजिटल ज़माना इतना ईजी हो गया कि 1 क्लिक पे हमें सारी चीज़ चाहिए। 10 मिनट डिलीवरी, 10 मिनट ग्रोसरी, 10 मिनट में आपको राइड मिल जा रही है, सब कुछ फिंगर टिप्स पे हो गया। तो हमारे लिए ऐसा हो गया कि हम कुछ मेहनत करना ही नहीं चाहते, जो कि बहुत गलत है, ठीक है। चलो अभी हम मेहनत करेंगे। ये देखो, ये जीरोस के ऊपर ही पूछा गया है। कौन से ईयर में पूछा गया था? अभी रिसेंटली 2025 में पूछा गया है। आपको निकालना है जीरोस, इस पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने हैं। अब आप बोलोगे कि जीरोस निकालने हैं, यहाँ तो ये फ्रैक्शन हो गया, आपने तो ऐसा कुछ बताया नहीं फ्रैक्शन वाला, अब हम फ्रैक्शन वाला कैसे सॉल्व करें? कोई बात नहीं, ट्राई करो, बहुत आसान। दो तरीके हैं आपके पास। अच्छा सॉल्यूशन तो मैंने लिख लिया है, दोनों तरीके मैं आपसे डिस्कस करूंगा। पहले मेथड 1 की तरफ आते हैं, और दोनों तरीके वैसे हैं सिमिलर से, बस कहने के लिए दो तरीके हैं, बात तो सेम ही है, ठीक है। और ये आया आपका मेथड 2। अब आप देख लो कि आपके लिए इजी क्या होगा। मेथड 1, आपको ये वैल्यू बहुत अजीब सी लग रही है ना, मतलब फ्रैक्शन अच्छा नहीं लग रहा, तो आपको ये फ्रैक्शन रिमूव करना है। फ्रैक्शन रिमूव करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? जो भी हाईएस्ट नंबर है नीचे लिखा हुआ डिनोमिनेटर में, उसको आप रिप्लेस कर दो। मतलब ये है आपकी इक्वेशन, x² प्लस 4/3x माइनस में 4/3। आपको ये 3 बहुत इरिटेटिंग लग रहा है, इस 3 को रिमूव करने का सबसे आसान तरीका क्या है? पूरे पॉलिनोमियल के अंदर मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूं, इससे कुछ चेंज तो होगा नहीं, बस ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब 3 का मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 3x² प्लस 4x माइनस 4, यही मिल गया जो मुझे चाहिए था, सिंपल इक्वेशन। अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा? मल्टीप्लाई, 3 4 जा 12, 12 का फैक्टर निकालो, 2 से गया 6, 2 से गया 3, 2 2 एंड 3 मिल गए। अब इसको हमें इस तरीके से अरेंज करना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 4 आ जाए, एंड मल्टीप्लाई करने पे 3 इंटू 4 12, बट ध्यान रहे साइन कैसा है? माइनस का, -12 आना चाहिए। अब कैसे अरेंज करोगे? देखो 2 2 4, 4 एंड 3 करोगे 4 हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ मेरे को कि किस तरीके से इसको मैं अरेंज करूं, ताकि क्या मिल जाए मुझे? ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 4x मिल जाए प्लस का, एंड मल्टीप्लाई करने पे क्या मिल जाए? -12 मिल जाए, ठीक है। अब आप बोलोगे कि एक तरीका ये है कि मैं 2 एंड 3 का मल्टीप्लाई कर लूँ, 2 3 जा 6, एंड 6 में से 2 माइनस कर दूँ। सही है? यस, बिल्कुल सही हो आप, यही तरीका है इसका। इसको मैं लिख सकता हूँ 3x² प्लस 6x माइनस 2x। इससे होगा क्या? 6x माइनस 2x आपको प्लस 4x मिलेगा, बट 6 इंटू -2 का आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको -12 मिलेगा। क्लियर है? चलो पेयर बनाओ। यहाँ से क्या कॉमन है? एक तो 3 कॉमन दिख रहा है, साथ साथ x भी कॉमन दिख रहा है। क्या बचेगा आपके पास कॉमन? यहाँ बचेगा x प्लस यहाँ बचेगा 2। इन दोनों में क्या कॉमन है? एक तो माइनस आएगा बाहर, माइनस कॉमन है, माइनस के साथ साथ आपका 2 कॉमन है।
अब आपने माइनस कॉमन लिया हुआ है, तो जब भी आप माइनस कॉमन लोगे ध्यान रखना इस बात को, फिर से बहुत ही प्यार से तुम्हें ही बता रहा हूँ, सिर्फ किसी और को मत बताना। जब भी माइनस कॉमन लोगे तो क्या होता है, साइन आपका रिवर्स हो जाता है। आपने माइनस कॉमन लिया, यहाँ पे माइनस आपको चाहिए तो प्लस का नंबर लिखना पड़ेगा, दैट इज एक्स। यहाँ आपको माइनस चाहिए तो आपको लिखना पड़ेगा प्लस एक्स। 2 कॉमन लिया है, क्या बच जाएगा यहाँ पे, x+2 ब्रैकेट सेम आ रहे हैं क्या, यस। तो आंसर आपका आएगा x+2 एंड दूसरा आएगा 3x - 2। इसको आप जब 0 के से इक्वेट करोगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू आएगी x की -2, यहाँ से वैल्यू आएगी x की 2/3। तो ये हो गया आपका अल्फा एंड ये हो गया आपका बीटा, ठीक है। एक अल्फा हो गया, एक हो गया बीटा। मतलब आपके जीरोस क्या है, -2 एंड 2/3। क्लियर है क्या, -2 एंड 2/3। क्लियर क्लियर क्लियर, ओके। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड भी मैंने बोला ना सिमिलर सही है, बस आप क्या करो, आपको मल्टीप्लाई करने का मन नहीं है लेकिन आपको ये फ्रैक्शन सॉल्व करने का भी मन नहीं है, तो आप क्या करो, इन सब में से 1/3 कॉमन ले लिया। अगर 1/3 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे 1/3 तो है नहीं, मतलब आपको एक 3 लगाना पड़ेगा, दैट इज 3x² प्लस यहाँ बच जाएगा 4x एंड यहाँ बच जाएगा -4। बात सेम ही है, बस लिखने का तरीका अलग है। यहाँ भी हम कर रहे हैं वही चीज बट मल्टीप्लाई करके कर रहे हैं, यहाँ हमने पहले ही कॉमन ले लिया। अब आप सॉल्व करोगे इसको भी सेम, आपके यहाँ से जीरोस क्या मिलने वाले हैं, यही मिल जाएंगे जो आपने अभी लिया था। क्लियर है, इजी पीजी, बहुत इजी है, ओके। और अब आप बोलोगे, आपका डाउट यस जेन्युइन भी है, मैंने सुन लिया कि इसका जीरोस तो मुझे अल्फा बीटा मिल गया, बट फिर इस 1/3 का क्या हुआ, ये भी तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। नहीं, जब जीरोस आप निकालते हो तो इक्वल करते हो जीरो के। अब ये 1/3 इधर आएगा, मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाएगा तो जीरो से डिवाइड हो जाएगा ना, तो ये हमारे लिए मैटर नहीं करेगा। क्लियर, इजी पीजी। जीरोस निकालना सीख लिया आपने कि कैसे जीरोस निकालते हैं पॉलिनोमियल के। अब जब आपने जीरोस निकालना सीख लिया तो आपको एक और चीज सीख लेनी चाहिए, दैट इज वैल्यू। वैल्यू और जीरो में क्या डिफरेंस है, ध्यान देना। मैं फिर से स्लाइड पे जा रहा हूँ जहाँ पे मैंने बताया था कि जीरोस क्या होते हैं। जब मैंने आपको जीरो बताया था तब आपको यहाँ पे अगर आप पढ़ो तो एक चीज लिखी हुई है कि जीरो क्या होता है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल। उस वेरिएबल की वैल्यू जिस पे पॉलिनोमियल हमारा जीरो बन जाए उसको बोलते हैं जीरोस। एंड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है कि अगर आप वेरिएबल की कुछ वैल्यू दे दो, जैसे x की वैल्यू मुझे 1 दी गई है, तो उस x = 1 पे मुझे क्या वैल्यू मिलेगी, दैट इज आर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब क्या बोला मैंने कि अगर आपके पास कुछ px गिवन है, इस px में अगर आपने x की कुछ ऐसी वैल्यूज निकाली अल्फा जिसपे ये px 0 हो रहा है, तो आप इसको बोलोगे कि x = अल्फा आपका जीरोस है इस पॉलिनोमियल का। बट इस px के केस में आपने px की जगह कोई वैल्यू दे दी 1 एंड इस पे जो आपका पॉलिनोमियल मिला, पॉलिनोमियल की जो वैल्यू मिली, इसको आप बोलोगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। आई होप कि आपको ये बात समझ आई होगी। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं मैंने क्या बोला है। अगर आप वेरिएबल की वैल्यू निकाल रहे हो जिसपे वो पॉलिनोमियल 0 के इक्वल हो जाए, उस वैल्यू को हम बोलते हैं जीरोस। एंड वेरिएबल की जगह आप कुछ इनपुट डाल रहे हो अपनी साइड से, उस पे जो आंसर आपको मिलेगा दैट इज योर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब एक एग्जांपल से देखो, बहुत क्लियर होगा। आपके पास है एक पॉलिनोमियल गिवन है, आपके पास पॉलिनोमियल था px = 4x² + 9x + 5। ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है। आपको बोला गया कि आप फाइंड करो कि p1 पे इसकी क्या वैल्यू होगी। तो जहां जहां आपको x दिखेगा वहां वहां क्या पुट कर दोगे, 1 पुट कर दोगे। तो 4 × 1 का स्क्वायर + 9 × 1 + 5, क्या मिलेगा आपको, 4 × 1 का स्क्वायर दैट इज 4 + 9 × 1 = 9 + 5। इन तीनों को ऐड करो, 4 + 9 13, 13 + 5 इज 18। तो आपकी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट 1 क्या मिल गया, 18 मिल गया। इसे हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर है, ओके। एक चीज और जो आपको याद रखनी चाहिए कि जो जीरोस होते हैं ना, अगर मान लो कोई एक px है,
इसमें आपने निकाला x इक्वल्स टू अल्फा, इसका जीरोज है। मतलब अगर आप इस अल्फा को p अल्फा अगर पुट करो तो इस केस में आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या मिलेगी, जीरो के इक्वल मिलेगी। मैंने स्टार्टिंग में बताया था, फिर से एक बार आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ क्योंकि इस पे क्वेश्चन आएगा हमारे पास। ठीक है, देखो आ ही गया, मैंने नाम लिया क्वेश्चन का एंड क्वेश्चन इज हियर एंड आई वुड लाइक कि आप इसे पहले ट्राई करो। 2024 का ये क्वेश्चन, ट्राई करो, किया क्या ट्राई? यस। चलो आंसर आपको कहाँ लिखना है, यू नो। ठीक है, आपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। आई होप कि आप सॉल्व करके आंसर सारे कमेंट बॉक्स में पुट करोगे। जैसे आपको बोला है कि एक जीरो, ये पॉलिनोमियल है। अब ये पॉलिनोमियल भी बड़ा पेचीदा सा है। a माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस वन, ये एक पॉलिनोमियल है एंड डिग्री देख के आपको पता चल गई होगी कि ये कैसा पॉलिनोमियल है। दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें आपको जीरोस कितने आएंगे, तो दो आएंगे। एक जीरो आपको दे रखा है एंड एक जीरो है वन -3। मीन्स मान के चलो कि आपको अल्फा दे रखा है -3, तो देन आपको वैल्यू ऑफ ए निकालनी है। अभी हमने पढ़ा कि अगर कोई जीरोस हमें पता होता है, उसको अगर हम पुट करें तो मुझे वहां से वो किसके इक्वल मिलेगा, जीरो के इक्वल मिलेगा। मतलब अगर मैं जहां जहां इस पॉलिनोमियल में x दिख रहा है वहां वहां मैं क्या पुट कर दूं, वहां वहां मैं पुट कर दूंगा -3। a माइनस वन इंटू -3 का स्क्वायर प्लस a इंटू -3 प्लस 1। इस पे ये पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल मिलना चाहिए क्योंकि अल्फा इक्वल्स टू -3 इज वन ऑफ द जीरोस। मतलब p अल्फा पे मुझे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू मिलेगी जीरो के इक्वल। क्लियर है क्या? ओके, जीरो के इक्वल मिलेगा ना? यस मिलेगा। ठीक है, अब यहां से देखो क्या मिलेगा, अल्फा -1 -3 का स्क्वायर कितना आएगा, 9। सॉरी अल्फा नहीं है ना, ये तो a है। a इंटू -3 -3a प्लस क्या मिल गया 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ से मैंने अल्फा क्यों लिखा हुआ है, यहाँ से आपको a निकालना है और ये सब कुछ जीरो के इक्वल है। मल्टीप्लाई कर लो, 9a -9 -3a प्लस 1 इक्वल्स टू 0। क्लियर है? ए वाले टर्म लाइक टर्म एक साथ करो, 9 - 3 6a -9 प्लस 1 कितना होगा, -9 प्लस 1 -8 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपकी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको दूसरी साइड ट्रांसपोज करेगा, यस 6a इक्वल्स टू हो जाएगा 8। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 8/6 एंड इतनी टेबल तो आपको आती है। 8/6 को आप कट करोगे तो 2 4 जा 8 2 3 जा 6, तो a की वैल्यू आ गई 4/3 एंड ये आंसर इज 4/3। क्लियर है क्या? बताओ भाई जल्दी से, क्लियर है? यस, जैसा ही जो आपको मेरा दिख रहा है ना, वैसा ही मुझे भी आपकी साइड से चाहिए कि आप जब भी क्वेश्चन करो इस इंटेंशन के साथ करो कि यस इसे मैं सॉल्व करके ही छोड़ूंगा। क्लियर? अब आती है इस चैप्टर की वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक, दैट इज रिलेशनशिप। ओह सॉरी, रिलेशनशिप के बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। यस मुझे पता है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों की दुखती नस पे मैंने हाथ रखी है, बट क्या करे बेटा, पढ़ना तो पड़ता है। आपका रिलेशनशिप तो खराब हो गया, बट आपका रिलेशनशिप मैथ्स के साथ खराब ना हो, इसीलिए हमें रिलेशनशिप पढ़ना पड़ेगा बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, ओके। अभी हमने पढ़ा हुआ है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक के लिए। हमें पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी। ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है तो आप बताओगे a। मैं पूछूं कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है तो आप बताओगे b। कांस्टेंट टर्म क्या है आप बताओगे c। तो बेटा जी यहाँ से हमारे पास रिलेशनशिप ये है कि अगर आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसमें जीरोस कितने होंगे, जीरोस होंगे 2। अब आप उन जीरोस का अगर सम निकालो, सम ऑफ जीरोस निकालो, तो वो इक्वल होता है माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या बोला मैंने, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x। कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है b
अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वो क्या है ए। मतलब आपको अगर सम ऑफ जीरोस निकालना है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है, तो वो आएगा माइनस बी अपॉन ए के इक्वल। सिमिलरली आपको अगर प्रोडक्ट निकालना है तो वो इक्वल होगा कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोई प्लस माइनस नहीं है इधर। कोफिशिएंट टर्म सॉरी कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म है आपका सी। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है ए, मींस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, वो आएगी सी अपॉन, दो रिलेशन याद रखना है क्वाड्रेटिक के लिए, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। और इस पे भर भर के सवाल पूछे जाते हैं हर साल इस रिलेशनशिप के ऊपर बहुत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे तो हम कुछ टाइप कवर करेंगे, पहले ये तो आपके एनसीईआरटी का ही है, कुछ टाइप कवर करेंगे, बट और भी ज्यादा टाइप हम आपके क्वेश्चन सीरीज में लेके आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, एक तो क्वेश्चन बनता है ना 5 मार्कर के अंदर, कई बारी उस 5 मार्कर में आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे देगा, उससे आपको बोलेगा कि आप जीरोस निकालो अल्फा बीटा, एंड फिर उनके रिलेशनशिप आप वेरीफाई भी करो कि सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ठीक है। वैसे ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का है, दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक मैं आपको करके दिखाऊंगा, दूसरा यू नो क्या करना है आपको, ठीक है। तो पहले इसके हम जीरोस निकाल ले क्या, यस, जीरोस निकालने का तरीका क्या है हमारे पास, अभी मैंने पढ़ा कौन सा मेथड यूज करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे। कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 है, 1 का मल्टीप्लाई 8 से करोगे 8 आएगा, यहाँ -8 है मतलब -8 आएगा। 8 का फैक्टराइज कर लो, 2 4 जा 8, फिर से 2 2 जा 4, आपके पास 3 2 आ रहे हैं, ठीक है, 3 टाइम्स 2 आ रहा है। अब इनको यूज करके मुझे लाना है -2x, मैं कैसे यूज करूंगा, 2 2 जा 4, 4 -2 कर लो क्या। अब देखो 4 -2 में क्या होगा, अगर मैं 4 -2 करूं तो मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे मिलेगा प्लस का 2, बट मुझे यहाँ पे चाहिए क्या, मुझे चाहिए माइनस का 2, तो इस तरीके से तो पॉसिबिलिटी नहीं है। दूसरी पॉसिबिलिटी ट्राई करो, अगर मैं कर लूँ 4x - 2x तो नहीं है, 2x - 4x कर लो, क्या वो चल जाएगा, 2x - 4x, 2x - 4x करूंगा मेरे पास आंसर आएगा माइनस का 2x, एंड 2x इंटू -4x मल्टीप्लाई भी करूंगा तो आ जाएगा माइनस का 8x स्क्वायर। और यही तो मुझे चाहिए था कि सब्ट्रैक्ट करने पे मिडिल टर्म मेरा -2x के इक्वल है, एंड मल्टीप्लाई करने पे ये 8x स्क्वायर के इक्वल है, दैट इज माइनस का, और वो आ रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4x माइनस में 8, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ से पेयर बनाना है, क्या कॉमन आएगा, यहाँ से कॉमन आएगा आपके पास x, x आप कॉमन लोगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, x प्लस में मिलेगा 2, यहाँ से क्या कॉमन आएगा, एक तो माइनस और ऊपर से 4, और मैंने बताया था जब भी माइनस कॉमन आए साइन चेंज होगा, तो यहाँ माइनस है तो प्लस का x, यहाँ माइनस है तो प्लस का 2, ब्रैकेट आपके सेम आ गए, तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, x प्लस 2 एंड मिल गया x माइनस 4, ये मिल गया। अब यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल गई, एक x की वैल्यू मिल गई माइनस का 2 एंड दूसरी x की वैल्यू मिल गई प्लस का 4, ठीक है। एक को आपने बोल दिया, इसको बोल दिया अल्फा, इसको बोल दिया बीटा, मतलब आपको यहाँ से अभी तक क्या मिल चुका है, आपको मिला है अल्फा इक्वल्स टू -2 एंड बीटा इक्वल्स टू प्लस का 4, ये मिला है क्या। अब मेरा दूसरा काम है दैट इज वेरीफाई द रिलेशनशिप। रिलेशनशिप वेरीफाई कैसे करते हैं, आ जाओ वेरिफिकेशन करते हैं। इसका वेरिफिकेशन कैसा होगा, सबसे पहला वेरिफिकेशन दैट इज सम ऑफ जीरो, एंड जब भी आप ये लिखोगे ना अपने पेपर में, जब भी पेपर में क्वेश्चन आएगा आपको ये पूरा लिखना है, अल्फा प्लस बीटा डायरेक्टली मत लिखना, सम ऑफ जीरोस ब्रैकेट के अंदर आप लिखोगे अल्फा प्लस बीटा, ये इक्वल होगा माइनस बी अपॉन ए, एंड फ्रॉम द इक्वेशन आप सबसे पहले इस चीज को लिख लेना ए बी सी की वैल्यू। जैसे अगर मैं यहाँ से लिखना चाहूँ, यहाँ लिख लेता हूँ, कहाँ लिखूँ, चलो यहाँ लिखता हूँ मैं, अगर मैं यहाँ से लिखूँ ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस का, बी की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2 एंड सी की वैल्यू मिलेगी माइनस का 8, ठीक है। चलो पुट करो, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, -2 अपॉन ए, सॉरी ये माइनस बी अपॉन ए, मतलब -2 अपॉन ए, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, मुझे क्या चाहिए, माइनस बी अपॉन ए, एक माइनस तो ऑलरेडी है, मेरा बी कितना है
बी भी मेरा किस में है, माइनस में ही है। अगर मेरा बी माइनस में है तो मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगा, -2 अपॉन में 1। एंड अगर मैं ऐसे करूँ तो मेरा बीटा क्यों गलत आ रहा है, या मैंने कुछ गलत लिख दिया, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। क्या ये क्वेश्चन करेक्ट लिखा गया है यहाँ पे, एक बार हम चेक कर लेते हैं। -2 4 + 4, हाँ ये तो सही है, 16 -8, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ओके समझ गया। अब देखो यहाँ से क्या मिलेगा, ये -2 अपॉन 1। अल्फा आपका कितना आया था, अल्फा आया था आपका, देखो यहाँ से अल्फा आया था -2, बीटा कितना आया है +4। यहीं पे मैं निकाल देता हूँ, अगर मैं यहीं से डायरेक्टली लिखूँ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा आपका कितना आएगा, -2 + 4, -2 + 4 किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा 2 के। यहीं पे आप अल्फा इंटू बीटा भी निकाल लो ताकि आपको प्लेस करने में आसानी होगी। अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, -2 × 4, एंड -2 × 4 करोगे तो आएगा आपके पास -8। ठीक है, इसी चीज़ को यहाँ प्रूव करना है। अल्फा प्लस बीटा मैंने निकाल लिया यहाँ पे ऑलरेडी, वो इक्वल है 2 के। तो अब मुझे यहाँ से 2 = ये -+ 2 अपॉन 1, क्या ये मिल गया क्या जो मुझे चाहिए था, यस मिल गया। क्या मुझे यही वेरीफाई करना था, यस यही वेरीफाई करना। दूसरा मुझे क्या वेरीफाई करना है, दूसरा इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल होता है प्लस का c अपॉन में a। c कितना था, c आपका है -8, a कितना है 1, लिखो यहाँ पे आ जाएगा -8 अपॉन में 1। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू ऑलरेडी निकाल रखी है, -2 × 4 कितना आया था, -8, ये आ गया -8। अब आपको यहाँ से दिख रहा हो तो -8 = ये भी रिलेशनशिप से क्या आया, कोएफिशिएंट वाले वैल्यू से भी आ रहा है -8, जो कि वेरीफाई हो गया। तो आप क्या लिखोगे, हेंस दिस इज वेरीफाइड, आपका हो गया हेंस वेरीफाइड। इसमें ये आपसे 5 नंबर में पूछा गया है कई बार, हालांकि अब तो ये ट्रेंड धीरे धीरे कम नंबरों पे आ रहा है, बट ये पूछा जाता है। आपको सबसे पहले इसमें जीरोज निकालने होते हैं, जो एक्स्ट्रा चीज़ें मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, ये आई डोंट थिंक कि आपको ज़रूरत है, ये तो आप इतने चालाक हो गए हो कि चीज़ें आप कर पाओ। ये मैंने क्या किया था, हाँ ठीक है, ये भी जरूरी नहीं है आपके लिए। ABC मैं फिर से यहाँ लिखता हूँ, यहाँ से हमारे पास A क्या था, A था 1, B था -2 एंड C था -8। क्लियर है क्या, ओके बहुत इजी पीजी है, बहुत ही आराम से आप ये चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, अब आपको मैंने जो होमवर्क दिया ना, उस चीज़ को भी ट्राई करना और उसमें वेरिफिकेशन भी करना। ये देखो 24 में क्या पूछा गया है, ये 24 में आपसे पूछा गया था कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इज ट्रू। ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पे दिया है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, क्या दिया है आपको यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया है 2, मतलब आपको गिवन है अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी गिवन है, अल्फा इंटू बीटा गिवन है आपको 2। अब यहाँ पे k की मुझे ऐसी वैल्यूज निकालनी है जिसपे ये 2 हो जाए। इक्वेशन को आप फिर से लिखना जरा, इक्वेशन है kx² -4x -7। अब जैसा कि हम जानते हैं, हमें क्या पता है, एज वी नो कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दैट इज अल्फा इंटू बीटा, ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है c अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है, दैट इज 2। अब 2 जो होगा वो c अपॉन ए इक्वल होगा। अब यहाँ से c की वैल्यू क्या, ABC लिख लो, तो यहाँ से जल्दी से तीनों वैल्यू लिख लो। यहाँ से अगर मैं आपसे a पूछूं, a की वैल्यू आपकी k है, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू -4 है एंड c की वैल्यू -7। हमेशा साइन का ध्यान रखना, हमेशा आपको साइन के साथ लिखना है। अब मैं यहाँ से क्या करूंगा, अल्फा इंटू बीटा दैट इज 2, 2 को इक्वल करना है c अपॉन ए। c क्या है,
-7 अपॉन में a क्या है, a k है, और मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, मुझे निकालना है k की वैल्यू। इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ, क्या मिलेगा, 2k इक्वल्स टू -7, तो मुझे यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k की वैल्यू विल बी -7 अपॉन 2, एंड ये हो जाएगा आपका आंसर। बहुत ही आसान है, एमसीक्यू के अंदर पूछा गया था 2024 में। आपका आंसर आ जाएगा k की वैल्यू यहाँ पे -7 अपॉन 2। क्लियर। ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो, देखो रिलेशनशिप के ऊपर ये पूछा गया है, पूछा जाता है हर साल। नेक्स्ट रिलेशनशिप हमें पढ़ना है क्यूबिक के बारे में भी। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब आप देखोगे ना, कई बार ऐसा टीचर्स भी बोल देते हैं, बच्चों को भी ऐसा लगता है कि क्यूबिक हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है 10th क्लास का। बट आप अपनी एनसीईआरटी की अगर बुक खोल के देखो, 2.1 से पहले वाली जो पेज है, आई डोंट रिमेम्बर द पेज नंबर एक्चुअली, बट जो 2.1 के पहले वाला पेज जो भी है आपका लेफ्ट साइड पे, उस पे आपको ये रिलेशनशिप गिवन है। हाँ, पहले आपके सिलेबस में इसके जीरोस भी फाइंड आउट करने को थे, बट अब वो सिलेबस का पार्ट नहीं है। बट रिलेशनशिप स्टिल एग्जिस्ट, आपको ये वाला पार्ट पता होना चाहिए। चलो तो पढ़ते हैं इसको, विदाउट ये मत सोचना कि नहीं है सिलेबस का पार्ट। अब अगर आपको पता हो तो स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा दिखता है मुझे क्यूबिक का, स्टार्टिंग में बताया था ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस में d, ये क्यूबिक का स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब a है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर b है, कोएफिशिएंट ऑफ x c है, एंड कांस्टेंट टर्म d है। अनलाइक क्वाड्रेटिक, यहाँ पे कोएफिशिएंट अलग अलग है सबके। अब स्टार्टिंग में हमने क्वाड्रेटिक में क्या देखा, दो चीजें देखी थी, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। इसमें आपको तीन चीजें देखनी है। पहला सम ऑफ जीरो, अब ये क्यूबिक है तो इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, इसके अंदर जीरोस आएंगे आपके 3। दो जीरोस का तो हमने नाम पढ़ा हुआ है कि दो जीरोस में से एक को हम बोलते हैं अल्फा, दूसरे को बोलते हैं बीटा। लेकिन यहाँ पे जब तीसरा आता है तो तीसरे को हम बोलते हैं गामा। ठीक है, तो इसमें तीन जीरोस होते हैं, अल्फा बीटा एंड गामा। ओके, तो अगर मुझे सम ऑफ जीरोस निकालना है, दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वो इक्वल होता है -b अपॉन a के इक्वल होता है। बट यहाँ पे b कोएफिशिएंट ऑफ x नहीं है, यहाँ पे b कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है, अपॉन में a कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब है। दूसरी चीज आती है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल होता है -d अपॉन a। -d अपॉन a बोलने का मतलब माइनस ऑफ ये कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब। एक नई चीज इसमें क्या आती है कि सम ऑफ जीरोस टेकन ट्वाइस एट अ टाइम। अब आपको पता है इसमें जीरोस कितने हैं, 3, अल्फा बीटा एंड गामा। अब मुझे इन जीरोस को ट्वाइस, दो बारी एक साथ करके फिर सम करना। मतलब पहले मैंने क्या किया, पहले अल्फा बीटा एक साथ ले लिया, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, फिर बीटा गामा एक साथ ले लिया, बीटा इंटू गामा, फिर गामा और अल्फा को एक साथ ले लिया, एंड फिर इन तीनों का सम कर दिया, दैट इज अल्फा बीटा, बीटा गामा एंड गामा अल्फा। एंड ये जो इक्वल आता है, ये इक्वल होता है c अपॉन ए, एंड अगेन यहाँ पे c कांस्टेंट टर्म नहीं है, c इज कोएफिशिएंट ऑफ x एंड a क्या है, a है आपका कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब। तो ये होता है सम ऑफ जीरोस टेकन ट्वाइस एट अ टाइम इज इक्वल टू c अपॉन a। इस पे आपको सॉल्व के लिए कभी नहीं बोला जाएगा कि आपको पॉलिनोमियल क्यूबिक गिवन होगा और जीरोस निकालने हैं, नहीं। बट ये रिलेशनशिप कभी कभार एमसीक्यू के अंदर भी पूछा जाता है या किसी और तरीके से पूछ लिया जाता है, तो इसीलिए सेफर साइड में रहने के लिए आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए। ठीक है, रिवाइज करें क्या एक बारी। क्वाड्रेटिक के लिए क्या होता था, सम ऑफ जीरोस इज अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b अपॉन a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज अल्फा इंटू बीटा c अपॉन a। क्यूबिक के लिए सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू -b अपॉन a, बट यहाँ पे b कुछ और है। सम ऑफ जीरोस टेकन ट्वाइस एट अ टाइम c अपॉन a, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज -d अपॉन। क्लियर, ओके, वेरी गुड। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ जीरोस आर गिवन। अब देखो क्या क्या हमने पढ़ लिया। अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है एंड कोई आपसे बोले कि आप मुझे इसके जीरोस फाइंड करके बताओ, तो आपको ये पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे। आप बोलोगे मेरे पास दो मेथड है, पहला या तो मैं इसका ग्राफ बना दूं और आपको नंबर ऑफ इंटरसेक्शन देख लो, 2 आएंगे, और जिस जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्शन हो रहे होंगे वो मैं आपको पॉइंट बता दूं, वो उसके जीरोस हो जाएंगे। दूसरा बोलोगे, दूसरा तरीका वेरी फास्ट
क्या है कि मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर लूँ, फैक्टराइजेशन मेथड से कर लूँ और आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू बता दूँ। ठीक है, बहुत अच्छे। अब यहाँ पे हम क्या सीखने वाले हैं कि अगर आपको किसी ने जीरोस की वैल्यू दे दी, आपको बोल दिया कि आपके पास अल्फा जो है वो 2 है, बीटा जो है 3 है, अब आप बताओ कि ये किस पॉलिनोमियल का जीरोस है। मीन्स आपको जीरोस गिवन है एंड पॉलिनोमियल के बारे में बताना है कि ये किस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस है। आपको क्या गिवन होगा, फिर से आपको अल्फा गिवन होगा, बीटा गिवन होगा। इस अल्फा बीटा की हेल्प से आपको वो पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c फॉर्म करके देना है। इसके लिए आपको सिंपल से एक चीज याद रखनी है, जब भी आपको जीरोस गिवन हो उस जीरोस के साथ दो चीजें करना, पहले उसका सम निकाल लेना दैट इज अल्फा प्लस बीटा, एंड दूसरा प्रोडक्ट निकाल देना दैट इज अल्फा इंटू बीटा। उसके बाद से आपकी इक्वेशन किस फॉर्म में आएगी, आपको इक्वेशन लिखना x² माइनस जो भी आपने सम ऑफ जीरोस निकाला है दैट इज अल्फा प्लस बीटा, और इनटू में आ जाएगा x प्लस कर देना आपने जो भी प्रोडक्ट निकाला दैट इज अल्फा इंटू बीटा। तो आपका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो बन के रेडी हो जाएगा। फॉर्मेशन कैसे होता है देखो, यहाँ पे लिखा भी हुआ है x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अगर आप इस तरीके से करते हो तो आपको क्या हो जाएगा, आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्या मिल जाएगा आपको, ये जो भी सम ऑफ जीरोस गिवन है या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, ये आपने अगर यूज कर लिया तो आपको ये पॉलिनोमियल इस फॉर्मेट में x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स के फॉर्म में बहुत ही आसानी से आपको ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिखने वाला है। क्लियर है क्या, बहुत आसान है। एक क्वेश्चन देखो अभी आया भी हुआ है PYQs के अंदर, उसी को हम देखने वाले हैं। क्या बोला है आपको बोला है कि यू हैव टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखो यहाँ पे आपके लिए और आसान क्या कर दिया, सम एंड प्रोडक्ट ऑलरेडी बना के दिया, मतलब आपको सम निकालने की जरूरत भी नहीं है। इसमें बोला है कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर -3 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। अब इसमें से सम कौन सा है जीरो और प्रोडक्ट कौन सा है जीरोस का, ये कैसे पता लगाते हैं। रेस्पेक्टिवली का मतलब जो पहले लिखा है वो पहले वाला क्या है, जो दूसरा लिखा है वो दूसरे वाले का, मतलब सम इज -3 एंड प्रोडक्ट इज +2। ओके, बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा इजी है ना। आपको अल्फा प्लस बीटा ऑलरेडी गिवन है दैट इज -3 एंड अल्फा इंटू बीटा इज गिवन एज +2। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। आप क्या लिखोगे कि मुझे पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म होती है, दैट इज x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ कई बार ना 1/k हम लगाते हैं कि कुछ k के फॉर्म में आ गया, तो इसके लिए आप चाहो तो यहाँ 1/k लगा सकते हैं, कुछ एक कांस्टेंट के। यहां से क्या मिलेगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -3, इंटू में क्या आ जाएगा x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 2। अब इसको आप फॉर्म करो, क्या आएगा x² माइनस माइनस प्लस 3x एंड प्लस में ये जो आंसर आया दिस इज योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो आपको निकालना था। आपको जीरोस गिवन थे, इनफैक्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस गिवन थे, आपको इक्वेशन फॉर्म करनी थी। इक्वेशन बार बार बोल रहा हूँ, दिस इज माय मिस्टेक। पॉलिनोमियल फॉर्म करना था एंड आपने पॉलिनोमियल फॉर्म कर दिया x² प्लस 3x प्लस, एंड आई होप कि आपको बहुत ही ज्यादा इजी लगा होगा। और भी क्वेश्चन है क्या इस पे, नहीं और क्वेश्चन नहीं है हमारे पास। एंड जैसा मैंने बताया था कि दिस इज आवर लास्ट टॉपिक, तो ये लास्ट टॉपिक हमारा होता है यहाँ पे फिनिश। एंड इसी के साथ आई होप कि आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। अब आपका जो भी डाउट था इस चैप्टर का वो क्लियर हो गया होगा, एंड कोई और डाउट आपको इस चैप्टर में नहीं होगा। एंड अगर कोई सा भी डाउट है, कोई सा भी आपका अगर डाउट है इस चैप्टर में, तो आपको क्या करना है, आपको एक कमेंट ड्रॉप करना है कि भैया मुझे ये डाउट है इस पर्टिकुलर टॉपिक में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर, एंड वो हम आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करने की कोशिश करेंगे। एंड आपको बाकी कैसा लगा ये वीडियो, आपके लिए वीडियो कितनी हेल्पफुल रही, कितना अच्छा लगा आपको, ये रिव्यू जरूर से शेयर करना आप कमेंट बॉक्स के अंदर, ताकि मेरा भी मोटिवेशन आपके इस प्यारे प्यारे कमेंट से बढ़े। ठीक है,
आई होप कि आपने ये लेक्चर पूरा देखा होगा एंड जिस बच्चों ने अभी तक ये लेक्चर देखा, पूरा लेक्चर देखा वन गो में, यू गाइज आर वेरी वेरी क्लोज टू योर सक्सेस। ठीक है, ऑलरेडी आप बाकी बच्चों से बहुत आगे निकल चुके हैं जो कि इस लेक्चर को या किसी भी लेक्चर को बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं। उनका मोटिवेशन खत्म हो जाता है, उनको लगता है कि अरे यार 2 घंटे 1 घंटे कौन देखेगा, है ना। बट वेब सीरीज पूरे एक बैठे बैठे 6-6 घंटे निकाल देते हैं। अगर आप लेक्चर एक बार में देख पा रहे हो, इतनी आपकी सिटिंग कैपेसिटी है, तो यार मेरी तरफ से एक सैल्यूट है तुम्हें कि तुम इस डिस्ट्रैक्शन भरी दुनिया में इतने आसानी से बैठ पा रहे हो और अपना टाइम निकाल के लेक्चर्स देख पा रहे हो, पढ़ पा रहे हो। ठीक है, इसी मोटिवेशन को आप कंटिन्यू रखना, खत्म मत होने देना टिल योर बोर्ड एग्जाम्स, है ना। जब तक आपका बोर्ड एग्जाम है तब तक यही मोटिवेशन होना चाहिए। एंड इसी के साथ अलविदा लेते हैं आपसे इस लेक्चर से। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो यू जस्ट हैव टू सब्सक्राइब एंड वो बेल को आपको तोड़ देना है बजा बजा के। एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, 1% भी आपकी हेल्प हुई हो, तो यू हैव टू लाइक दिस वीडियो एंड अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करना ताकि वो भी इससे बेनिफिट ले पाए। ओके गाइज, बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।